नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग शिक्षा के उद्देश्य एवं उसके प्रकार को पढ़ चुके हैं, जिसमें समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे चर्चा करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक, आइए इसमें चर्चा करते हैं। जिसमें नंबर 1 है राजनीतिक कारक, नंबर 2 आर्थिक कारक, 3 तकनीकी व्यवस्था, नंबर 4 देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा, अगला नंबर उच्च एवं महान आदर्श, अगला नंबर सामाजिक स्थिति, अगला नंबर व्यक्तिगत विभिन्नता, अगला पॉइंट व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति, अगला नंबर व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास, अगला नंबर समायोजन की क्षमता, जीवन दर्शन, स्पष्ट उद्देश्य आदि। आइए इस पर प्रथम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक व्यवस्था। कोई भी शिक्षा किसी भी क्षेत्र की हो, वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है अर्थात वहां की जो सरकार है, जैसे राज्य शिक्षा राज्य सरकार पर आधारित होती है और केंद्र शिक्षा केंद्र आधार पर आधारित होती है, तो जो वहां की सरकार तत्कालीन होगी उसके अनुसार शिक्षा व्यवस्था पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, परिवर्तन हो, नई तकनीक का विकास हो, किसी नियुक्ति टीचर की नियुक्ति हो, उसका प्रारूप हो आदि। इन सारी परिस्थितियों पर जो तत्कालीन सरकार होती है उसका विशेष प्रभाव होता है। अगर सरकार पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, शिक्षित होगी, दूरदर्शी होगी, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है, यदि उसमें कुछ कमियां भी हैं तो उसमें वो दूर करने का प्रयास करती, क्योंकि उस दौरान वो क्षेत्रीय शिक्षा हो या राष्ट्रीय शिक्षा हो, उसका सरकार होती है, उसका प्रभाव होता है। तो उस शिक्षा में वो सुधारात्मक कदम के लिए निम्नलिखित कदम उठा करके उसमें अच्छी व्यवस्था के लिए उसमें परिवर्तन कर सकती है। आर्थिक दशा, किसी भी देश की क्षेत्र की जो आर्थिक दशा होती है वो शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभावी होती है। क्योंकि यदि हम लें कि भारत एक विकासशील देश है, निर्धन देश में आता है और जनसंख्या अधिक है, यहाँ पर जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी यदि खर्चीली होगी, टेक्नोलॉजी युक्त होगी, लंबी होगी, तो जो हमारे विशाल देशवासी हैं उसमें से अधिकांश लोग शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए किसी भी क्षेत्र की देश की आर्थिक परिस्थिति वहां के शिक्षा निर्धारण में, शिक्षा उद्देश्य में अपनी विशेष भूमिका निभाती। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करते समय, शिक्षा व्यवस्था को निर्धारण करते समय उस देश की आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर आर्थिक स्थिति विकसित देश की है तो हम टेक्नोलॉजी का विकास, उसमें खर्चीली व्यवस्था, पाठ्यक्रम में नए नए प्रयोग आदि कर सकते हैं, वो देश वो क्षेत्र वहन करेगा। लेकिन कोई ऐसा देश है जो विकसित है, निर्धन है, कम धन है, तो वो अधिक खर्चीली वाली व्यवस्था को निर्वहन नहीं कर पाएगी। वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी। अगला टॉपिक है संसाधन का अभाव। प्रत्येक क्षेत्र में, देश में भिन्न भिन्न संसाधन होते हैं। जो संसाधन है कुछ प्राकृतिक है, कुछ भौतिक संसाधन है। ये भी प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक से संबंधित है। अगर हम देखें कोई विकसित देश है तो वहां पर जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी वहां पर उसकी जो आर्थिक व्यवस्था प्रभाव डालेगी। उसके शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अच्छी बिल्डिंग होगी, अच्छे क्लासरूम होंगे, अच्छे टीचर होंगे, अच्छे लैब होंगे, अच्छे पुस्तकालय होंगे आदि। यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो शिक्षा का जो भी व्यवस्था है, जो भी उद्देश्य है, वो प्रभाव डालेगी। शिक्षा अच्छा होते हुए भी, उसका उद्देश्य अच्छा होते हुए भी अधिक खर्चीली होगी, अधिक टेक्नोलॉजी युक्त होगी, तो शायद वो अपने उद्देश्य में उस स्थान पर सफल ना हो पाए। इसलिए जो आर्थिक परिस्थिति होती है वो भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव डालती है। अगला टॉपिक है तकनीकी विकास। जो विकसित देश है वहां का टेक्नोलॉजी विकसित होगा, अधिक प्रभावी होगा, तो शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षा को अधिक प्रभावी बना सकता है। यदि विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, मान लीजिए भारत है या कोई अन्य देश है जो विकासशील देश है, वहां पर टेक्नोलॉजी अधिक विकसित नहीं होगी तो शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो वो प्रभावी होती है, अधिक
से अधिक लोगों तक पहुंच पाती है और लोग उसको अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा के उद्देश्य पर विशेष रूप से प्रभाव रहता है। इसलिए टेक्नोलॉजी का विकास विकसित देश में अधिक है तो वहां शिक्षा उद्देश्य में अधिक सफल हो रही है। जहां टेक्नोलॉजी कम विकास है वहां शिक्षा अपने उद्देश्य में कम सफल हो पा रही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा, इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। कोई भी शिक्षा अगर व्यवस्था लागू करना हो, शिक्षा के उद्देश्य लागू करना हो तो ये सर्वप्रथम देखना होगा उस देश में, उस काल में, उस परिस्थिति में क्या हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी शिक्षा का प्रारूप है, शिक्षा का प्रारूप, जो भी शिक्षा का प्रारूप है, वो पाठ्यक्रम हो, चाहे फीस हो या लैब हो, पुस्तकालय हो या अच्छे शिक्षक की व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो, वो क्या वो देश वहन कर पाएगा या नहीं। यदि उस शिक्षा व्यवस्था में उस खर्च को वहन कर पाएगा तो वहां शिक्षा सफल होने के चांस रहते हैं। यदि वो देश विकासशील नहीं, विकसित नहीं है, विकासशील देश है, तो शिक्षा प्रारूप को अधिक खर्च होने की वजह से पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाती है। तो सारा शिक्षा का प्रयास उस स्थान पर विफल हो जाता है जहां पर ये परिस्थिति नहीं रहती है। इसलिए उस परिस्थिति के अनुसार भी शिक्षा के प्रारूप का उद्देश्य का निर्धारण करना अति आवश्यक है। उच्च एवं महान आदर्श, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की यदि चर्चा करें, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। हमारी जो भी शिक्षा होती है उसमें जीवन दर्शन, चाहे टैगोर का हो, महात्मा गांधी का हो, ऐसे महान व्यक्तित्व का जीवन दर्शन अवश्य शिक्षा के रूप में हमको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इससे एक अन्य लाभ भी होता है कि हमको अपने देश के महान व्यक्तित्व, अपने देश के महान व्यक्तित्व के बारे में जानने का अवसर मिलता है। क्योंकि जो आज की पीढ़ी है, शायद पुराना हम नाम ले, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इंदिरा गांधी या जो भी ऐसे क्रांतिकारी है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, आजाद है, आदि नाम ले, तो शायद उनके बारे में डिटेल से विस्तार से नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आज के बाद उनको उनके बारे में जानने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न अध्याय में ऐसे महापुरुषों की चर्चा रहती है तो आज की पीढ़ी के लोग उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनके व्यक्तित्व के महान गुण के बारे में आदि जानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को ले ले, वो एक युवा थे और युवा के हमेशा प्रकाश पुंज के रूप में जाने जाते हैं और वो सदा युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसलिए यदि हम इन आदर्शों को, महान व्यक्तित्व को अपने शिक्षा में शामिल करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो उनको जानेगी और शिक्षा के माध्यम से वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब वर्तमान पीढ़ी किसी व्यक्तित्व के बारे में डिटेल से जानेगी तभी तो लोगों को बताएगी। तो ये काम हमारे शिक्षा का है, जो हमारे पुराने व्यक्तित्व को, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं और ये माध्यम शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा के रूप में हमारे सामने आता है। सामाजिक स्थिति, किसी भी देश की जो सामाजिक स्थिति होती है वहां के लोगों के अनुसार होती है कि वहां के लोग शिक्षा से क्या चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं, शिक्षा दर्शन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आदि चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, जो भी शिक्षा है, चाहे किसी भी क्षेत्र की शिक्षा हो, चाहे मेडिकल इंजीनियर हो, टीचर हो, वैज्ञानिक आदि हो, तो वो शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि रोजगार की प्राप्ति हो। ऐसा पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है कि रोजगार में सहायक हो, न कि ज्ञान की प्राप्ति। प्राचीन काल में, वैदिक कालीन में शिक्षा का यदि हम चर्चा करते हैं तो जो शिक्षा का उद्देश्य वैदिक कालीन में था कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, चरित्र का विकास हो, आचरण का विकास हो, मोक्ष की प्राप्ति हो आदि। लेकिन आज इससे थोड़ा अलग हटके, क्योंकि आज का जो समाज है, जो देश है, उसकी मांग ये है कि ऐसी शिक्षा हो जो हमको रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध हो। इसलिए इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का निर्माण किया जाता है और लोग शिक्षा का चयन इसी वजह से करते हैं कि हमको ये पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद इस क्षेत्र में जाने का अवसर मिलेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसा कि हम जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान
विज्ञान में जो भी शिक्षा की व्यवस्था होती है वो बच्चों के रुचि के अनुसार होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है, बालक है, वो अपने रुचि के अनुसार यदि शिक्षा का अपने उद्देश्य का चयन करता है तो वो उसमें बेहतर साबित हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को संगीत में रुचि हो, किसी बच्चे को कला में हो, किसी बच्चे को शिल्प में हो, किसी बच्चे की रुचि लेखन में हो, किसी बच्चे की रुचि कविता में हो, किसी बच्चे की रुचि बहुत अच्छा व्याख्यान करता हो आदि हो। यदि वो अपने शिक्षा में इन उद्देश्य को शामिल करता है, अपने रुचि को शामिल करता है, तो वो अपने रुचि को शामिल करते हुए शिक्षा को आगे ले जाएगा। तो शिक्षा क्या होगी? शिक्षा में उसकी रुचि शामिल हो जाएगी। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सरलता से, शिक्षा के उद्देश्य को सरलता से प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो शिक्षा उसको बोझ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि उसमें शामिल है। बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम है, यदि आपको मैथ में रुचि है तो मैथ का पाठ्यक्रम चुने, आपको हिंदी का रुचि है, इंग्लिश का है, विज्ञान का है, तो ऐसा पाठ्यक्रम आप चयन कीजिए जिसमें ये सारी चीज वो पहले से मौजूद हो, आपकी रुचि और पाठ्यक्रम मिल जाएगा, तो उसमें आप सरलता से प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति, अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो हमारे व्यक्तिगत आवश्यकता जो इस समय है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, इनकी आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अर्थात उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्ति उद्देश्य है, जैसा अभी चर्चा हो चुका है, कि वो शिक्षा हमको रोजगार दिलाने में सहायक हो। जब रोजगार हमको परक शिक्षा दी जाएगी, हम लेंगे, तो क्या होगा? हमको रोजगार मिलेगा, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। सर्वांगीण विकास, जैसे अभी चर्चा कर चुके हैं, जो वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था रही है कि एक एवी शिक्षा व्यवस्था है कि जिसमें सर्वांगीण विकास हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, अन्य प्रकार से हो, जिससे ये सारा विकास हमारे शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति कर सके। अगला है समायोजन की क्षमता का विकास। समायोजन का मतलब है जो हमारा सामाजिक कौशल है वो हमारे विकास में सहायक हो, क्योंकि कहा जाता है समायोजन सामंजस्य की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो आज है समायोजन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जल है, तो जल को जिस बर्तन में रखते हैं, गिलास हो गया, जग हो गया या आदि हम पात्र में रखते हैं, तो वो उसका आकार ले लेता है, आकार ले लेता है। तो ये प्रत्येक उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि समायोजन जिस माहौल में रहे हम उसमें ढल जाए, यही समायोजन की अपनी पहचान है। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। नमस्कार।